सो लास्ट टाइम हमने ग्लोबल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस की बात की थी और उससे एक वीडियो पहले हमने बात की थी और उससे भी एक वीडियो पहले हमने बात की थी विट अलजेब्रा की, जो कि टू डायमेंशनल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस का जो अलजेब्रा है, लोकल ट्रांसफॉर्मेशंस का अलजेब्रा है। अब हम इस वीडियो में एक और अलजेब्रा की बात करेंगे जो कि कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी के लिए भी ज़रूरी है और स्ट्रिंग थ्योरी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, जिसको हम कहते हैं विरासोरो अलजेब्रा। सो विरासोरो अलजेब्रा जो है वो रिलेटेड है विट अलजेब्रा से, और इसका रिलेशन ये है कि ये विट अलजेब्रा की सेंट्रल एक्सटेंशन है। सो ये जो मैंने एक नई टर्म यूज़ की है कि आप ये कह सकते हो कि विरासोरो अलजेब्रा इज़ a central extension of Witt algebra. सो सेंट्रल एक्सटेंशन का जो कॉन्सेप्ट है वो एक बहुत ही रिगोरसली डिफाइंड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं उसकी रिगर की डिटेल्स में जाऊंगा नहीं, क्योंकि हमें कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी पे काम करने के लिए वो रिगरस डेफिनेशन जो है उसको समझना ज़रूरी नहीं है। वो उसमें एग्जैक्ट सीक्वेंसेस नाम की एक चीज़ आ जाती है, उसके लिए मुझे बहुत बैकग्राउंड रिज्यूम करना पड़ेगा अगर मैं उस पर्टिकुलर डेफिनेशन के अंदर जाऊँ। लेकिन अब रफली इस तरह समझ सकते हो कि जो ली अलजेब्राज होती हैं, जो कि मैं आपको याद कर रहा हूँ कि वो सिर्फ वेक्टर स्पेसेस होती हैं जिनके ऊपर एक ली ब्रैकेट डिफाइंड होती है जो कि कुछ एक्सियम्स को सेटिस्फाई करती है। वो एक्सियम्स जो हैं वो फॉर एग्जांपल उनमें एंटी कम्यूटेटिविटी और जैकबी आइडेंटिटी को फुलफिल करना आता है। तो ली अलजेब्रा जो होते हैं उनको एक्सटेंड किया जा सकता है, राइट, सच दैट, और फिर उनकी ऑब्वियसली अगर वो अलजेब्रा से एक्सटेंड हो गए हैं तो उनके ऊपर जो डिफाइंड ली ब्रैकेट है वो भी एक्सटेंड हो सकती है, और इस सबको बहुत रिगरस बनाया जा सकता है। सो एक्सटेंशन एक ली अलजेब्रा की कितनी हो सकती हैं, यू नो ये क्वेश्चन अच्छा है पूछने के लिए। तो सेंट्रल एक्सटेंशन का मतलब ये होता है कि जो एक्सटेंशन हुई है एक ली अलजेब्रा के अंदर वो कम्यूट करती है ओरिजिनल, जितने ओरिजिनल जो ली अलजेब्रा था उसके तमाम एलिमेंट्स के साथ। तो जो विट अलजेब्रा है उसकी सिर्फ एक ही सेंट्रल एक्सटेंशन हो सकती है जिसको विरासोरो अलजेब्रा कहते हैं, और वो जो एक्सटेंशन होती है जिस चीज़ से वो दरअसल कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, राइट। सो इस सब की डिटेल्स में मैं नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं आपको ये बताऊँगा कि सेंट्रल एक्सटेंशन होने के बाद जनरल फॉर्म क्या हो सकती है बिट अलजेब्रा की, और वो जो नया अलजेब्रा बनेगा ली अलजेब्रा वो होगा विरासोरो अलजेब्रा। लेकिन मैं अगेन कह दूँ कि इसकी मैथमेटिकल डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा। अगर किसी को शौक़ है मैथमेटिकल डिटेल्स पढ़ने का सेंट्रल एक्सटेंशन की, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक बुक पढ़ सकते हो। उसमें एक चैप्टर है, वो बुक का नाम है, जो आई थिंक मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में रिकमेंड भी की थी वो बुक, और वो बुक है अ मैथमेटिकल इंट्रोडक्शन टू कन्फॉर्मल फील्ड थियरी बाय शॉर्ट एंड लोअर। उसके अंदर एक पूरा चैप्टर है सेंट्रल एक्सटेंशन ऑफ ली अलजेब्रास के बारे में, राइट। तो आप वहाँ पे इसकी मैथमेटिकल डिटेल्स पढ़ सकते हो और आप देख सकते हो कि किस तरह रिगोरसली सेंट्रल एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट डिफाइंड होता है। लेकिन सिर्फ वर्किंग नॉलेज के लिए और एक फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू CFTs के लिए मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि विट अलजेब्रा कैसा हो जाता है सेंट्रल एक्सटेंशन के बाद। सो होता कुछ यूँ है कि अगर हम याद करें तो विट अलजेब्रा कुछ इस तरह से था, राइट। सो अब विट अलजेब्रा की जब सेंट्रल एक्सटेंशन हो जाती है तो उसके बाद हम इनको, ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं विट अलजेब्रा के, इनको हम इस तरह से लिखेंगे कैपिटल L के साथ, राइट। सो ये जो अब मैं अलजेब्रा लिखने लगा हूँ ये दरअसल सेंट्रल एक्सटेंशन है विट अलजेब्रा की, यानी कि विरासोरो अलजेब्रा। सो इसमें ये वाला पार्ट तो बिल्कुल सेम रहेगा जैसे वो पहले था, राइट। और इसमें अब कुछ ऐड होता है, और वो ऐड क्या होगा, वो दे आर जस्ट नंबर्स। तो जैसे कि मैंने कहा कि सेंट्रल एक्सटेंशन किस चीज़ से होती है, किस सेट से होती है विट अलजेब्रा की, वो होती है कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो अब जो मैं ऐड करने लगा हूँ दे आर जस्ट नंबर्स, और चूँकि वो जस्ट नंबर्स हैं तो वो हर एल के साथ कम्यूट करेंगे, ठीक है। तो उसको लिखने का जो स्टैंडर्ड तरीका है वो ये है कि ऑब्वियसली जो भी यहाँ पे नंबर आएगा उसको n और m दोनों पे डिपेंड करना चाहिए। तो हम इसको लिख लेते हैं एज अ फंक्शन ऑफ n एंड m, ठीक है। लेकिन बाद में हम देखेंगे कि ये ज़रा कन्वेंशन अच्छी है कि अगर हम स्टार्ट में एक नंबर c एक कांस्टेंट है, ठीक है, ये साथ में लिखें। हम इस c की जो इम्पॉर्टेंस है उसको बाद में देखेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। एनीवे, सो अब ये जो है मैंने यहाँ पे लिखा है, ये
मोस्ट जनरल पॉसिबल फॉर्म है एक सेंट्रल एक्सटेंशन की बिट अलजेब्रा की। अगर आप बिट अलजेब्रा की सेंट्रल एक्सटेंशन करो तो दिस इज़ दी ओनली थिंग दैट कैन हैपन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ, राइट। सो अब आपको मैं रिमाइंडर दे दूँ, जैसे कि मैं पहले भी 2 बार कह चुका हूँ कि P commutes with all L because it's just a number with all L, राइट। ओके, अब हमने इस वीडियो में करना ये है कि ये जो मैंने सेंट्रल एक्सटेंशन लिखी है इसकी फॉर्म डिटरमिन करनी है। अब आप देख सकते हो कि इस टर्म में तो कुछ डिटरमिन करने वाला नहीं है पहली वाली टर्म के अंदर, ठीक है। लेकिन ये जो दूसरी टर्म है इसके अंदर ये जो पी फंक्शन है इसको डिटरमिन करना, ये दरअसल इस वीडियो का गोल है। सो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कुछ पीज़ ऐसे हैं, यानी कि कुछ वैल्यूज़ कहना चाहिए मुझे, कुछ वैल्यूज़ एन और एम की ऐसी हैं जिनके लिए पी जो है वो वैनिश हो जाता है। तो कैसे होगा वैनिश, देखते हैं। तो मेरा क्लेम ये है पी, एन और एम लिख लो या एम और एन लिख लो, एक ही बात है, दे वैनिश फॉर सम एन एंड एम्स एंड एन्स, राइट। तो ये कौन से एन और एम की वैल्यूज़ हैं? वेल, सबसे पहले तो मैं ये देखूँगा कि सपोज़ करो कि आप एम को ज़ीरो कर दो। सो एम इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये जो विरासरो अलजेब्रा है ये क्या बनता है? ये बनता है एन एल ज़ीरो इज़ इक्वल टू एन एल एन, ठीक है, प्लस सी पी एन ज़ीरो, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं ये जो राइट साइड है इसको इस तरह से मैनिपुलेट करूँ, मैं इसको लिखूँ एल एन प्लस सी ओवर एन, राइट। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे चूँकि मैंने डिवाइड किया है एन से, तो ये बहुत ज़रूरी है कहना मेरे लिए कि एन शुड नॉट बी ज़ीरो। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि एन ज़ीरो नहीं है और एम को मैंने ज़ीरो रखा हुआ है, ठीक है। अब अगर आप एक काम करो कि आप एल एन को रीडिफ़ाइन करो, तो किस तरह से रीडिफ़ाइन करना है? तो एल एन जो है उसको मैं रीडिफ़ाइन कर रहा हूँ, वो है पुराना एल एन प्लस सी ओवर एन पी एन ज़ीरो, यानी कि जो भी इस ब्रैकेट के अंदर है, ये वाली जो ब्रैकेट है इसके अंदर जो भी है, इसको मैं कह रहा हूँ कि ये नया एल एन है, ठीक है। आप रीडिफ़ाइन कर सकते हो, आप सिर्फ क्या कर रहे हो, पुराने एल एन के अंदर एक नंबर ऐड कर रहे हो, दैट्स फाइन। तो उससे होगा ये कुछ, उससे कुछ ये होगा कि आप लिख सकते हो इस तरह से, सॉरी, बल्कि उससे पहले मुझे यूँ लिखना चाहिए, सॉरी, न्यू एंड ओल्ड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैं इक्वालिटी साइन के साथ अब ये लिख सकता हूँ कि ओल्ड जो है दैट्स जस्ट न्यू माइनस सी ओवर एन पी एन ज़ीरो। तो आप देख सकते हो कि मैंने हर एल एन को रीडिफाइन कर दिया है सिवाय ज़ीरो एल ज़ीरो के, क्योंकि एन ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, तो अब अगर ये जो मैंने अलजेब्रा लिखा हुआ है पीछे, तो ये ऑब्वियसली सारे के सारे ओल्ड हैं, ओल्ड ओल्ड और ये भी ओल्ड है, ठीक है। लेकिन ये जो ब्रैकेट के अंदर है वो न्यू है, तो मैं इस पूरे के पूरे अलजेब्रा को, ये जो अलजेब्रा है इसको यूँ लिख सकता हूँ कि इट्स एल एन। अच्छा, अब यहाँ पे एल एन ओल्ड है यहाँ पे, लेकिन हमें पता है कि एल एन ओल्ड जो है वो इस सब के इक्वल है, तो मैं इस सब को लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो इट शुड बी एल एन ओल्ड, सॉरी एल एन न्यू माइनस सी ओवर एन पी एन ज़ीरो, ठीक है। और एल नॉट को तो मैंने रीडिफाइन किया ही नहीं है, तो ऐसे ही लिख लेते हैं, इज़ इक्वल टू एन, और जो भी ब्रैकेट में है हमने वो देखा है कि वो है एल एन न्यू, ठीक है। अब मैंने आपको ये कहा था कि जितने भी पीज़ हैं, ये पी फंक्शंस जितने भी हैं, वो हर एल के साथ कम्यूट करते हैं। तो इसका मतलब है कि कि ये जो टर्म दूसरी वाली है, ये वाली टर्म इस कम्यूटेटर के अंदर इसकी कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं आएगी, बिकॉज ये कम्यूट करता है एल नॉट के साथ, इसका कम्यूटेटर ज़ीरो हो जाएगा। तो इफ़ेक्टिवली आप ये टर्म निकाल सकते हो इस कम्यूटेटर के अंदर से, राइट। और आप देख सकते हो कि ये वाला जो अलजबरा बन चुका है अब, सॉरी, ये कुछ इस तरह से है, एल एन न्यू एल नॉट इज़ इक्वल टू एन एल एन न्यू। तो हमने क्या किया है कि हमने रीडेफिनेशन की है कुछ विरासोरो ऑपरेटर्स की, सॉरी जनरेटर्स की। कुछ का मतलब यह है कि मैंने एन ज़ीरो के लिए नहीं जनरेट किया, रीडिफाइन किया इसको। लेकिन इसमें इससे हुआ ही कुछ यूँ है कि यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे एक टर्म आनी थी पी एन
या पी एन ज़ीरो, बट वो नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि पी एन ज़ीरो जो है वो ज़ीरो हो चुका है अब, राइट। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि एक रीडेफिनेशन से हमने ये किया है कि पी एन ज़ीरो इज़ ज़ीरो, राइट। तो मैंने अभी तक ये प्रूफ किया है कि अगर और ऑब्वियसली एन इज़ नॉट ज़ीरो। सो अभी तक हमने ये प्रूफ किया है कि पी एन के पी एन ज़ीरो जो है वो ज़ीरो है, यानी कि अगर आप एम को ज़ीरो कर दो तो ये फंक्शन जो है ज़ीरो होना चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर मैं दोबारा से विरासोर अलजबरा लिखूँ, जनरल एन और एम के लिए, तो ये बहुत ही आसान है देखना कि हमें पता है कि अगर आप एन और एम को आपस में स्विच कर दो तो ये जो कम्यूटेटर है ये एक नेगेटिव साइन एक्वायर कर लेगा बिकॉज ये एंटी सिमेट्रिक है। दूसरी बात ये कि ये जो टर्म है पहली वाली ये भी एक नेगेटिव साइन एक्वायर करेगी बिकॉज ये भी एंटी सिमेट्रिक है एन और एम के एक्सचेंज में। इसका मतलब ये है कि ये जो पी है इसको भी एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए एन और एम के एक्सचेंज में। इसका मतलब ये है कि पी एन एम इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पी एम एन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर n इज़ इक्वल टू m हो जाए उसका मतलब ये है कि पी एन एन हो जाएगा, लेकिन वो फिर ज़ीरो होना चाहिए बिकॉज ये एंटी सिमेट्रिक है। तो ये दोनों सेम नहीं हो सकते एन और एम। तो अभी तक हमने ये देखा है कि पी एन एन ज़ीरो है और ये भी देखा है हमने कि पी एन ज़ीरो भी ज़ीरो हो सकता है वेयर एन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ऑब्वियसली अगर एन ज़ीरो हो तो फिर ये दोनों सेम हो जाएंगे, राइट। और वो तो खैर है ही ज़ीरो क्योंकि वो सेम वाले तो सारे ज़ीरो हैं। ये सिर्फ एन नॉट ज़ीरो जो है ये सिर्फ इसके लिए है होल्ड करता है, इसके लिए नहीं करता, ठीक है। ओके, अब एक और सेट ऑफ वैल्यूज़ के लिए मैं प्रूव करूँगा कि उसके लिए भी पी जो है वो ज़ीरो किया जा सकता है। अगेन हम रीडेफिनेशन करेंगे एक, ठीक है। सो हम इस तरह से करेंगे कि हम अब रखते हैं एन और एम दोनों को वन रखते हैं। अच्छा, इसकी इसकी लॉजिक क्या है? इसकी लॉजिक कुछ इस तरह से है कि अगर मैं विरासोर अलजबरा देखूँ ऊपर तो आप ये देख सकते हो कि हमने तमाम के तमाम एल्स को रीडिफ़ाइन कर दिया है लेकिन एल नॉट को अभी तक नहीं किया। तो यहाँ पे एन प्लस एम को ज़ीरो में अगर कर सकूँ तो एल नॉट आ जाएगा यहाँ पे, राइट। और फिर मुझे एक मौका मिल जाएगा एल नॉट को रीडिफ़ाइन करने का। तो मैं इन दोनों को एन एन प्लस एम को ज़ीरो कैसे कर सकता हूँ अगर एन और एम जो हैं वो एक दूसरे के नेगेटिव्स हों, ठीक है। तो इसलिए मैं अब रखूँगा पहले शायद मैंने कह दिया एन और एम दोनों को वन रखो, लेकिन कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि एन को वन रखो और एम को माइनस वन रखो। तो उससे देखते हैं क्या होता है। तो आएगा एन इज वन और माइनस वन। सो ये बनेगा टू टाइम्स एल नॉट प्लस सी पी वन माइनस वन, ठीक है। अब आप देख सकते हो बिल्कुल पहले की तरह अगर मैं राइट हैंड साइड को इस तरह से लिखूँ सी ओवर टू पी एन पी वन माइनस वन। और मैं अब डिटेल्स में दोबारा नहीं जाऊँगा, बिल्कुल पहले की तरह अगर आप इसको रीडिफ़ाइन कर दो और आप कहो कि ये नया एल नॉट है तो अब आप देख सकते हो कि अब मैंने एल नॉट को भी रीडिफ़ाइन कर दिया है। तो फिर कुछ यूँ बनेगा कि एल वन एल माइनस वन इज़ टू टाइम्स एल नॉट, न्यू ऑब्वियसली रीडिफ़ाइन करने के बाद। लेकिन यहाँ पे जो टर्म पहले आनी थी पी वन माइनस वन वो अब नहीं आ रही है। इसका मतलब ये है कि इफ़ेक्टिवली मैंने रीडेफिनेशन की वजह से पी वन और माइनस वन को भी ज़ीरो कर दिया है, ठीक है। तो मैंने रीडिफ़ाइन कर दिया है एल तमाम एल एन्स को वेयर एन इज़ नॉट ज़ीरो, और अब मैंने एल नॉट को भी रीडिफ़ाइन कर दिया। तो अब मैं रीडेफिनेशन दोबारा नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि अब मैं दोबारा रीडेफिनेशन करूँगा तो फिर हो सकता है कि पी जो मैंने अभी तक सारे के सारे पी एन एम जो है वो ज़ीरो किए हैं वो सारे नॉन ज़ीरो हो सकते हैं दोबारा से। तो अब मेरी डेफिनेशन कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मेरी डेफिनेशन को यूज़ करके और एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को यूज़ करके मैंने ये पता कर लिया है कि ये ज़ीरो होना चाहिए और इसके अलावा ये जो मैंने ब्लैक में यहाँ लिखे हुए हैं ये भी ज़ीरो होने चाहिए। ओके, सो अब हम एक काम करेंगे कि अब हम जैकबी आइडेंटिटी जो है उसको सेटिस्फाई करने की जो प्रॉपर्टी है इस विरासोर अलजबरा की वो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो हम जैकबी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे अब। सो जैकबी आइडेंटिटी याद तो होनी चाहिए आपको पहले से, लेकिन मैं दोबारा से याद करा दूं कि ये जो कॉम्बिनेशन है एन एम और क्या करें यहाँ पे आर कर लेते हैं।
फिर प्लस इसकी साइक्लिक कॉम्बिनेशंस यानी कि आर एन एम, और फिर लास्ट टर्म जो है वो है एम आर एन, ये ज़ीरो होना चाहिए। तो ये जैकबी आइडेंटिटी है, राइट। सो अब हम सबसे पहले एक स्पेशल केस लेंगे। हम सबसे पहले स्पेशल केस ये लेंगे कि आर को ज़ीरो कर दो, ठीक है, क्योंकि ये किसी भी एन एम और आर के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए, राइट। तो आर को ज़ीरो कर दो तब भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। सो सब तो उससे होगा कुछ यूँ कि अगर मैं आर को ज़ीरो कर दूँ तो ये ज़ीरो हो जाएगा ज़ीरो, ये ज़ीरो हो जाएगा और ये ज़ीरो हो जाएगा। अब हम विरासत अलजबरा लगाते हैं, और देखते हैं क्या होता है। सो सबसे पहले वाली टर्म जो है उसमें बनेगा एल एन और एम एल एम, और फिर इसमें पी एम ज़ीरो आना है, लेकिन हमने वो प्रूव किया ऊपर कि वो सारे के सारे ज़ीरो हैं, तो वो डालने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी वाली टर्म जो है वो बनेगा एल ज़ीरो, और बल्कि ये थोड़ी सी लेंथी होगी, सो एल ज़ीरो एन माइनस एम एल एन प्लस एम, लेकिन इसमें भी अब जो अगली टर्म आनी है वो है पी, वो होगी सी टाइम्स पी एन एम, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो कि ये कम्यूटेटर लिया जा रहा है इसका एल नॉट के साथ, लेकिन मैंने कहा था कि पीज़ सारे के सारे जितने भी हैं वो कम्यूट करते हैं, तो अगेन पी लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और तीसरी टर्म जो है वो है एल एम और माइनस एन आएगा अब, क्योंकि ज़ीरो माइनस एन है एन, और अगेन इसमें पी एन ज़ीरो आना है, लेकिन वो तो ज़ीरो एन सॉरी आ रहा है, लेकिन वो तो ज़ीरो है, ठीक है। तो ये भी नहीं आएगा इसके अंदर से। अब हम इसमें से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसमें से अगर मैं m बाहर निकाल दूं तो ये इस तरह बनेगा, और यहाँ से मैं n माइनस एम बाहर निकाल सकता हूँ, राइट। और इसमें से मैं माइनस n बाहर निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये जस्ट नंबर्स। अब अभी भी हमारे पास 3 कम्यूटेटर्स हैं, तो अब मैं ये करता हूँ कि अगेन विरासत अलजबरा अप्लाई करते हैं। तो पहली वाली टर्म में आएगा, पहली वाली टर्म में 2 टर्म्स आएंगी, वो होगी n माइनस एम एन प्लस एम, और यहाँ पे जो p है उसको मैं अब ख़त्म नहीं कर सकता बिकॉज वो ज़ीरो नहीं है, क्योंकि इसको मैंने ज़ीरो तो नहीं प्रूव किया हुआ। दूसरी वाली टर्म में n माइनस एम, और इसमें सिर्फ एक टर्म आएगी और वो होगी ये वाली टर्म माइनस एन प्लस एम इंटू एल एन प्लस एम, ठीक है। इसमें p नहीं आया बिकॉज इसमें एक ज़ीरो है, तो मैंने प्रूव किया था कि जब एक ज़ीरो हो कोई भी तो उसमें p जो है वो ज़ीरो होता है। सो माइनस एम एन माइनस एम एल एन प्लस एम, और इसमें दूसरी टर्म भी आएगी तो वो होगी सी पी एन एम इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो आप देख सकते हो कि इसमें 2 तरह की टर्म्स आ रही हैं। एक वो टर्म्स है जो कि एल एन प्लस एम के साथ आ रही हैं, और एक उसके बगैर। तो एल एन प्लस एम वाली टर्म्स पहले इकट्ठी करते हैं। तो वो एक टर्म तो ये है, एक टर्म ये है, और एक टर्म ये है, बाहर जो भी है उसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ऑब्वियसली, ओके। तो वो होगी एम एन माइनस एम, और एक है माइनस एन माइनस एम एन प्लस एम, ठीक, माइनस एम एन माइनस एन, ये सारे के सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं एल एन प्लस एम से। और दूसरी तरह की टर्म्स जो हैं वो सिर्फ 2 हैं, तो वो एक तो है ये टर्म और एक है ये टर्म। इसमें आप एक चीज़ देख सकते हो कि इस वाली टर्म में फॉर एग्ज़ाम्पल एन एम है, लेकिन मैंने ये प्रूफ किया था कि पीज़ जो हैं ये एंटी सिमेट्रिक हैं, तो आप एम एन लिख सकते हो, लेकिन उससे माइनस साइन बाहर आ जाएगा। तो आप इसको यूँ लिख सकते हो माइनस साइन, और इसको आप एम एन लिख लो, तो फिर उससे होगा ये कि दोनों टर्म्स में पी एम एन आएगा, राइट। तो फिर 2 टर्म्स को आप इस तरह से लिख सकते हो, प्लस माइनस सी एम माइनस सी एन और पी एम एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन इसको आप थोड़ा सा बेहतर तरीके से भी लिख सकते हो, माइनस सी एन प्लस एन, राइट। अब आप एक चीज़ नोट कर सकते हो कि ये जो ब्लू वाली टर्म है ये आइडेंटिकली ज़ीरो है। कैसे? अब ब्लू वाली टर्म को देखते हैं सबसे पहले, ये क्या है। तो n माइनस एम अगर मैं कॉमन ले लूँ इन सब में से तो बनेगा m माइनस एन माइनस एम और प्लस n, राइट, क्योंकि यहाँ पे m माइनस एन है तो मुझे n माइनस एम बाहर निकालना है, तो वहाँ पे प्लस आ जाएगा। लेकिन आप देख सकते हो कि सब कुछ कैंसिल हो जाता है, तो ब्लू वाली टर्म तो आइडेंटिकली ज़ीरो है।
लेकिन अगर ये सब कुछ ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि ये वाली टर्म भी ज़ीरो होनी चाहिए, जिसका ये मतलब है कि m प्लस एन पी एन सॉरी एन ज़ीरो है या फिर c ज़ीरो है। ठीक है। अच्छा, अब आगे जाके मैं अभी ज़रा इसको मोटिवेट करना ज़रा मुश्किल है, लेकिन आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि c को क्यों ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप इस तरह देख सकते हो कि अगर c ज़ीरो है तो फिर तो सेंट्रल एक्सटेंशन है ही नहीं। ठीक है। सेंट्रल एक्सटेंशन है ही इस वजह से क्योंकि एक एडिशनल टर्म आ रही है विरासोर अलजबरा के अंदर जो कि बिट अलजबरा के अंदर नहीं थी, तो c ज़ीरो नहीं होना चाहिए। लेकिन c ज़ीरो होने से और भी मुश्किलात पैदा होती हैं जिसकी मैं बाद में बात करूँगा, तो c ज़ीरो नहीं हो सकता, तो इट्स नॉट इन द गेम। ठीक है। लेकिन ये चीज़ जो है ये ज़ीरो है। सो ये ज़ीरो कैसे हो सकती है? ये ज़ीरो तब हो सकती है कि या तो m प्लस एन ज़ीरो हो या तो पी एन एन ज़ीरो हो। इसका मतलब ये है कि पी एम एन जो है वो नॉन ज़ीरो तभी हो सकता है जब ये चीज़ ज़ीरो ना हो, यानी कि m प्लस एन जो है वो ज़ीरो अगर ना हो तभी पी एम एन जो है वो नॉन ज़ीरो हो सकता है। इसका मतलब ये है कि हम इस तरह लिख सकते हैं कि पी एम एन जो है ये है पी एन और माइनस एन, ठीक है, और m प्लस एन, बल्कि इसको यहाँ नीचे लिखना चाहिए मुझे, तो पी एन माइनस एन और डेल्टा m प्लस एन ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि ये डेल्टा m प्लस एन ज़ीरो का मतलब ये है कि ये चीज़ तभी नॉन ज़ीरो होगी जब m प्लस एन जो है वो ज़ीरो होगा, राइट, अदरवाइज इट्स जस्ट अदरवाइज इट्स ज़ीरो। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसका मतलब ये है कि अब मैं विरासत अलजबरा को जिस तरह से लिख सकता हूँ कि एल एम एन एम लिख लो या एम एन लिख लो, एक ही बात है। सो एम माइनस एन सॉरी एन माइनस एम इंटू दिस थिंग प्लस सी पी एन माइनस एन और दिस थिंग। ठीक है। लेकिन अभी भी हमने पी एन माइनस एन की फॉर्म नहीं पता की है, तो इसकी फॉर्म पता करने का तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि हम एक और दफ़ा जैकबियन आइडेंटिटी लगाएंगे और इसमें हम ख़ास वैल्यूज़ रखेंगे। तो हमने जो पहले रखी थी वैल्यू, हमने m और n का कुछ नहीं किया था, लेकिन हमने r को ज़ीरो कर दिया था। तो अब अगर मैं जैकबियन आइडेंटिटी लगाऊं और इसमें मैं ये करूँगा कि एक को n रखूँगा, उसको तो मैं कुछ नहीं करूँगा, दूसरे को मैं रखूँगा 1, ठीक है, और तीसरे को मैं रखूँगा -1 -n। तो ये बहुत ही केयरफुली चूजन वैल्यूज़ हैं। ये अभी नज़र समझ आ जाएगा कि ये मैंने वैल्यूज़ क्यों रखी हैं। ओके, अब हम इनके साइक्लिक कॉम्बिनेशंस लेते हैं। सो दिस इज़ ज़ीरो। ठीक है। अब हम इनको सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। तो पहली टर्म जो है दैट्स एल एन, और मैंने जैसे कि पहले ही बताया था कि ये वाला जो कम्यूटेटर है, ये वाला और ये वाला, इन तीनों में से जो पी वाला पार्ट होगा वो आएगा ही नहीं, बिकॉज वो सब के सब कम्यूटेटर लिया जा रहा है उसका विरासोरो जनरेटर के साथ, और वो सारे के सारे कम्यूट करते हैं, तो उनकी हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब बाद में हम कम्यूटेटर्स कैलकुलेट करेंगे, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ऊपर जाके देखूं तो ये वाले कम्यूटेटर्स, इसमें कम्यूटेटर किसी और के साथ बाद में नहीं लिया जा रहा था, तो मैंने इसमें पीस लिखे थे, राइट, जो भी आने थे पीस, लेकिन फ़र्स्ट टाइम हमने करने की ज़रूरत नहीं है पीस की फ़िक्र। ओके, तो इसमें आएगा 1 माइनस माइनस वन माइनस एन, तो दैट्स जस्ट सॉरी सो दैट्स जस्ट 2 प्लस एन, यानी कि 1 माइनस दिस थिंग, तो दैट्स 2 प्लस एन, राइट, और माइनस एन। ठीक है, लेकिन मैं इसमें यूँ लिख सकता हूँ कि एन प्लस टू एल एन माइनस एन। ठीक है। दूसरी टर्म जो है उसमें आएगा ये चीज़ जो है, इसका कम्यूटेटर देखते हैं क्या बनता है। सो दैट्स जस्ट एन माइनस वन इंटू एन प्लस वन। ठीक है, तो मैं इसमें उसको यूँ लिख सकता हूँ कि एन माइनस एन सॉरी एन प्लस वन। ओके, और जो तीसरी टर्म है ये वाला जो कम्यूटेटर है, इसमें आएगा माइनस एन यानी कि -2n-1, यानी कि -2n+1, यस, और यस, ओके, आएगा 1, और यहाँ पे अगर मैं ऐड करूँगा तो -1। सो दिस इज़ ज़ीरो।
ठीक है। अच्छा, अब हम अगेन वेरासोरो अलजेब्रा यूज़ करेंगे इन कम्यूटेटर्स के लिए। तो ये बनेगा, ये बनता है n+2। ओके, अब मैं यूज़ करूँगा वो p वाली टर्म भी लिखूँगा मैं अब। तो ये बनता है 2n L0 प्लस सी पी एन माइनस एन। इसमें मुझे वो डेल्टा लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज m और n जो है वो दोनों ही ऐड होके, यानी कि दोनों के ये जो इंडिसेस हैं ये ऐड होके ज़ीरो आ रहे हैं, तो वो डेल्टा लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे। प्लस n-1, और अब अगर इनको मैं ऐड करूँ तो बनता है -2 टाइम्स n+1, यस, L0 प्लस सी पी -1 माइनस n और n+1, राइट। और लास्ट में आएगा -2n+1 और साथ में आता है 2L0 प्लस सी पी 1-1। लेकिन ये तो हमने ज़ीरो प्रूफ किया था, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो दिस इज़ जस्ट ज़ीरो, ठीक है। अच्छा, अब जो L0 वाली टर्म्स हैं उनको अलग से लिख लेते हैं। तो L0 वाली टर्म एक ये है और ये है, इनको अलग से लिखते हैं। सो ये बनता है n+2, बल्कि इसको इस तरह से लिखते हैं 2n n+2, पहली टर्म हो गई, -2n-1 n+1 और -2n+1 मल्टीप्लाइड बाय L0। तो ये तीन टर्म्स हो गई, और जो बाकी दो टर्म्स हैं वो कुछ इस तरह से होंगी, प्लस सी n+2 पी एन माइनस एन और प्लस n-1 सॉरी p -1 -n+1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। मैं एक काम करता हूँ कि इसमें मैं इनके आर्ग्यूमेंट्स को स्विच करता हूँ, तो एंटी सिमेट्री की वजह से एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो ये बनता है n+1 -1 -n माइनस, ठीक है। ओके, अगेन हम देखते हैं कि ये जो ब्लैक वाली टर्म लिखी हुई है L0 वाली टर्म, इट शुड बी आइडेंटिकली ज़ीरो। सो इट शुड भी नहीं कहना चाहिए, इट इज़ आइडेंटिकली ज़ीरो। तो देखते हैं क्या बनता है। तो ये बनता है 2n² प्लस 4n माइनस 2n² प्लस 2 माइनस 4n माइनस 2। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आइडेंटिकली ज़ीरो है, ठीक है। सो पहले वाली टर्म को हम बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो दूसरी वाली टर्म है, ये वाली टर्म, ये ज़ीरो होनी चाहिए। अगेन सी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो मैं इसको कंसिडर भी नहीं कर रहा हूँ सी के ज़ीरो होने को। तो इसका मतलब ये है कि n+2 इंटू पी एन माइनस n -n-1, या फिर नीचे लिख लेते हैं -n-1 पी n+1 और -1 - n इक्वल ज़ीरो। और इसका ये मतलब है कि फी n+1 -1 - n इक्वल्स n+2 ओवर n-1 पी एन और -n। तो अब आप देख सकते हो कि हुआ क्या है, हमें एक रेकरेंस रिलेशन मिल गया है। हमने पी एन माइनस एन की फॉर्म तो पता नहीं की है अभी तक, लेकिन हमें एक रेकरेंस रिलेशन मिल चुका है पी एन माइनस एन के लिए। सो अगर मैं n की जगह n-1 कर दूं, तो इससे, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं n की जगह n-1 कर दूं, तो इस रिलेशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, पी एन माइनस एन इक्वल्स n+1 ओवर n-2 पी -n-1 सॉरी पी एन -1 और -n+1, ठीक है। सो अब इस रेकरेंस रिलेशन से हम किस तरह से निकाल सकते हैं पी एन माइनस एन की का एक्सप्रेशन कैसे निकाल सकते हैं। वेल, हमें ये देखना पड़ेगा कि सबसे पीछे अगर एन की स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी ऐसी है जहाँ तक हम जा सकते हैं। तो p1 - 1 तो नहीं हो सकती वो स्मॉलेस्ट वैल्यू, बिकॉज ये तो ज़ीरो है, हमने प्रूव किया था ये। तो फिर वो कौन सी बचती है वैल्यू, p2 - 2 बचती है वैल्यू, ठीक है। तो p2 - 2 तक अगर मैं जाऊँ तो ये बनता है, अगर इस रेफरेंस रिलेशन को लगाते लगाते मैं p2 - 2 तक जाऊँ, तो ये कुछ स्टार्ट होता है n+1 से, n-2 से, और होते 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 ये जो लास्ट टर्म यहाँ पर आएगी p2 - 2 से पहले, वो क्या होगी वो देखते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे उससे दो ज़्यादा है, यानी कि n-1 में अगर मैं 2 ऐड करूँ तो n+1 आ जाता है। तो अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे आना चाहिए 4, ठीक है, ऑब्वियसली। इसके अलावा यहाँ पे जो भी है, यहाँ नीचे उससे एक छोटा आ रहा है,
तो अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे आना चाहिए 1, ठीक है। अच्छा, अब ये देखना इतना मुश्किल नहीं है कि इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को किस तरह से लिखना है हमने। अब ऊपर देख सकते हो कि ऊपर जो है ये न्यूमरेटर्स में ये n+1 फैक्टोरियल है, ऑलमोस्ट n+1 फैक्टोरियल है। ऑलमोस्ट क्यों है? बिकॉज ये 1 तक नहीं जा रहा, ये 4 पे जाके ख़त्म हो रहा है। n+1 फैक्टोरियल के तब होता जब ये टोटल 1 तक जाता। तो मुझे क्या करने की ज़रूरत है कि अगर मैं ऊपर और नीचे 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये n+1 फैक्टोरियल बन जाएगा ऊपर की तरफ। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि इट्स 1/3 फैक्टोरियल, 1+1 फैक्टोरियल है ऊपर की तरफ। लेकिन नीचे की तरफ तो ऐसा कोई मसला है ही नहीं, क्योंकि नीचे की तरफ तो n-2 फैक्टोरियल टोटल बना हुआ है नीचे। तो मैं सिंपल लिख सकता हूँ n-2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई p2 - 2। ये देखो, ये मुझे p2 - 2 का मतलब की कीमत नहीं बता रहा है, राइट। लेकिन अगर इसको मैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट के तौर पे लिख सकता हूँ इस तरह से, बिकॉज अगर मैं आपको याद कराऊँ तो एन आर बाइनोमियल कोएफिशिएंट ये होता है n फैक्टोरियल ओवर n - r फैक्टोरियल। तो आप देख सकते हो कि ऊपर जो मैंने बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिखा है वो बिल्कुल ठीक है। तो दिस इज़ मल्टीप्लाइड बाय p2 - 2, ठीक है। तो एक तरह से अभी कह सकते हो कि मैंने n का एक्सप्रेशन पता कर लिया है एट लास्ट, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ रहती है अभी, और वो है p2 - 2। ये क्या है? इसका आंसर अभी मैं बता देता हूँ आपको क्या है, लेकिन जस्टिफाई बाद में करूँगा जाके। हमारे पास एक CFT होती है जिसको हम कहते हैं फ्री बोसॉन, या इसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में जाके। फ्री बोसॉन, उसके लिए जो C की वैल्यू है दैट्स 1। और आप देख सकते हो कि अगर मैं वेरासोरो एल्जेब्रा लिखूँ अगर अभी जितनी हमारे पास नॉलेज है उसके मुताबिक, तो ये बनता है n-m n+m प्लस C n+1 3 p2 - 2। तो आप देख सकते हो कि C और p2 - 2 को मैं चेंज कर सकता हूँ सच दैट कि वेरासोरो एल्जेब्रा चेंज ना हो। अगर मैं C को किसी नंबर ज़ाय से मल्टीप्लाई कर दूँ और p2 - 2 को उसी नंबर से अगर मैं डिवाइड कर दूँ, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो चेंज नहीं होता। इनका सिर्फ प्रोडक्ट आ रहा है इस वेरासोरो एल्जेब्रा के अंदर। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि C की कोई भी वैल्यू आ सके किसी भी CFT के लिए। तो फ्री बोसॉन जो हम पढ़ेंगे बाद में, उसके लिए जो C की वैल्यू है दैट्स 1। लेकिन अगर मुझे C की वैल्यू 1 रखनी है फ्री बोसॉन के लिए, तो इट टर्न्स आउट, ये हम देखेंगे कि ये जो p2 - 2 है इसकी वैल्यू जो है ये 2 होनी चाहिए, इट शुड बी 2, ठीक है। इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ फिर कि अगर ये 2 है तो फिर यहाँ पे 2 आना चाहिए, इस तरह से 2। तो मैंने कहा ये है कि अगर फ्री बोसॉन में जो C है वो अगर वो 1 है, तो जो ये p2 - 2 है दैट शुड बी 2, राइट। तो अब अगर मैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट के बगैर लिखूँ इसका एक्सप्रेशन, तो ये बनता है n-m l n+m प्लस दूसरी जो टर्म है वो यहाँ पे आएगी C n+1 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल होता है 6, n-2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2, लेकिन 2 इससे कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा 3। और फिर इसको हम सिंप्लीफाई करके, अगर मैं ये याद करूँ कि n+1 फैक्टोरियल क्या होता है, n+1 फैक्टोरियल होता है n+1 इंटू n इंटू n-2 फैक्टोरियल। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनता है n-m l n+m प्लस C/3 इंटू n, मैंने एक चीज़ यहाँ पे मिस की है, यहाँ पे डेल्टा तो आना ही है, वो बार बार आना है, राइट। एनीवे, C/3 n इंटू n² - 1 डेल्टा n+m 0। तो ये भी एक एक्सप्रेशन है वेरासोरो एल्जेब्रा के लिए, अगर आपने बाइनोमियल कोएफिशिएंट के बगैर लिखना है, और ज़्यादातर इस तरह से लिखा जाता है वेरासोरो एल्जेब्रा। ये वेरासोरो एल्जेब्रा बहुत ज़रूरी है CFTs के लिए भी और स्ट्रिंग थ्योरी के लिए भी। तो इसके बारे में हम बात करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। तो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय।